आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। FATF रिपोर्ट ने लेफ्ट विंग ग्रुप और बाकी औरों को यह वार्न किया है, ठीक है, कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये जो खतरा मंडरा रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अल कायदा, आईसिस, ये सब भारत के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। तो भारत को सतर्क रहना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। जम्मू अटैक्स में लिंक्स साफ देखे गए हैं। तो मैं आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, और एक एक चीज को हम डिकोड करेंगे, पीपीटी वाइज हम चलेंगे। लेकिन अगर आप सबसे अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, प्यार में ऐसा होता है गेम ऑफ लव में कि हम फ्रेंड जोन हो जाते हैं, या हम अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, या अट्रैक्टिव तो हैं लेकिन हम वो जो अंदर की क्वालिटीज है वो नहीं बिल्ड कर पाते हैं। आमतौर पे जितने भी आप सेलिब्रिटीज देखोगे, वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया हैं। अगर आप उनकी पहले की फोटो देखोगे, ये इससे अच्छा तो मैं दिखता हूं, लेकिन उन्होंने वो पर्सनालिटी बनाई। तो ये कैसे होता है? साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में बताएंगी। 6 महीने की वैलिडिटी है, 29 सितंबर से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी, क्योंकि उसी दिन से लाइव क्लास शुरू होगी। 20 घंटे का कोर्स है। पता है कितने का है? पिज्जा से भी कम। बस एक हफ्ते एक पिज्जा मत खाना, 280 रुपए का। और अब तो 200 कूपन कोड रह गए। अट्रैक्शन कूपन कोड जैसे ही यूज करोगे 30% और ऑफ है। तो मुझे नहीं लगता इससे सस्ता कुछ, क्योंकि लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं मेंटोरशिप के लिए, तब उनको ये ट्रिक्स पता चलती है, और हम तो आपके आसानी से आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐप को डाउनलोड करो, वरना वेबसाइट विजिट करो। तो बात इतनी सी है कि यहां पे जो प्रॉब्लम हुई है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ध्यान से समझिएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट को थ्रो करना चाह रहे हैं। ये लगातार इस साजिश में रहते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह कहा है, वार्निंग दी है। और आईसिल, बाकी AQ, अल कायदा, ये सब जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। तो एक तरफ तो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। हालांकि अमित शाह का यह बयान था कि अगले 2 सालों में हम नक्सलिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इस समय नक्सलिज्म अपने सबसे निचले स्तर पे है। 1967 नक्सलबारी विलेज, नक्सलबारी एरिया से ये शुरू हुआ, जब एक जमींदार परेशान करता था, वहां पे फिर उसको पीट पीट के मार दिया गया, और ये फिर पूरे भारत में फैल गया। 3 फेजेस हैं। फेज 3 यानी कि जो अभी चल रहा है, उसमें काफी हद तक हमने कंट्रोल पा लिया है नक्सलाइट्स पे, ठीक है। मुझे अभी भी लगता है कि बातचीत से ही मामला हल होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया हो गए, जो इसी नक्सलिज्म की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को टैकल करें। और उसके बाद एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान, अल कायदा, तालिबान, ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो वही बोला है कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क है, वो टेररिज्म रिस्क से आती है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है। जैसे पाकिस्तान भूखा रह लेगा, उसके देश में हालात बहुत खराब है, लेकिन वो टेररिस्ट को पैसा देगा ही देगा। ये टेररिस्ट, भाई पैसा आ रहा है इनके पास, तभी तो ये ऐसा काम कर पा रहे हैं। तो कहां से पैसा आ रहा है? कौन बिजनेसमैन इनको पैसा दे रहा है? कौन सरकारें सपोर्ट कर रही हैं? भारत को ये समझना है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ सरकारें सामने से तो कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। जैसे तालिबान जो है, तालिबान को लगा कि तालिबान हमारी मदद करेगा। तालिबान को पाकिस्तान की मदद चाहिए थी सत्ता में आने के लिए। उसने TTP को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तालिबान। अब यही TTP जो है वो पाकिस्तान की बैंड बजाए हुए है, और तालिबान मस्त आराम से बैठा हुआ है। तो ऐसा ही चलता है सब कुछ, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हमारे बहुत जो दोस्त हैं वो हमारा अच्छा ही चाहते हों। फंड्स की बात है, और जो बाकी एसेट्स हैं विद इन इंडिया और सराउंडिंग कंट्रीज, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है, भारत के लिए, क्योंकि ये सब भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भारत में 6 डिफरेंट थिएटर्स, यहां पे बताया गया है कि देयर आर 6 डिफरेंट थिएटर्स, जिसमें ये थ्रेट्स जो है इसको कंबाइन किया गया, और डिस्परेट अलग, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये समझिए कि अनकंपेरेबल, मतलब इतनी खतरनाक अलग अलग तरीके की थ्रेट है। तो 6 डिफरेंट जगह, 6 डिफरेंट थिएटर्स हैं। चलिए देखिए, अब ये कौन कौन से? सबसे पहले तो आईसिल, ठीक है ना, आईसिल। अब ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, ठीक है। आतंकवादी आईसिस पूरे जब अपने पांव है वो पसार रहा है। भारत ने भी उसमें रिक्रूटमेंट तो की थी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि युवाओं को भड़काने की कोशिश की थी।
तो ये जम्मू कश्मीर में अभी भी एक्टिव है और बस ये इसी का ही इंतजार कर रहा है कि कब सिक्योरिटी कम हो और हम अपने पांव और पसारें। पिछले साल जम्मू में काफी अटैक्स हुए, ठीक है ना, जो पिलग्रिम पे अटैक हुआ, ठीक है, शिव कोड़ी वाला, तो वो तो बहुत ही कितने लोग मारे गए। तो उन सब में अगर आप देखो तो अलग अलग आतंकी ग्रुपों का स्टेक है। ये आतंकवादी क्या करते हैं, जैसे इक्विटी नहीं होती है कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वैसे इक्विटी इन सब में है, समझ रहे हो। अब या तो ये डायरेक्टली हमला करते हैं या फिर प्रॉक्सीज के थ्रू हमला करते हैं। प्रॉक्सीज में आईसिस एक बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन आईसिस, अलकायदा को, उसके नीचे ये लश्कर और ये सब तो रीजनल संगठन है, लेकिन ये काम इन्हीं के लिए करते हैं, ये आप मान के चलिए। ऊपर से भी बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम आ गया। बांग्लादेश में जमात या जो इतने एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, क्यों चल रही, कौन चलवा रहा है ये? बांग्लादेश में रातों रात तख्ता पलटवा किसने करवाया, समझना पड़ेगा हमको। उनके एफिलिएट्स, ठीक है ना, जो भी कश्मीर में काम करता है, अलगाववादी या जितने भी लोग हैं, वो बोलेंगे तो बहुत कुछ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कत्लेआम मचाया था और आज ये अमन चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कभी नहीं सुधरेंगे। रेडिकलाइजेशन, भयानक इंडिविजुअल्स जो भी भारत में हैं, उनको धर्म के नाम पे रेडिकलाइज करो, उनको ये मत दिखाओ ये तुम्हारे भाई बहन नहीं है, तुम अलग हो। बल्कि दोस्तों इस्लाम बिल्कुल अलग है, भारत का इस्लाम अलग है। भारत में तो इस्लाम 1000 साल पहले आया है ना। आज इतनी अजीब बात है, मैं कुमार विश्वास का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें पाकिस्तान की मिसाइल का नाम गोरी, गजनी। अबे मूर्खों, ये कौन है पता है? ये गजनी गोरी तुम्हारे लोगों को मार के ले गए थे, तुम्हारे एरिया में पाकिस्तान को प्लंडर किया था, कितनी औरतों को उठा लिया था, कितना कुछ किया था, उनके नाम पे, समझो, उनके नाम पे इन्होंने अपनी मिसाइल्स के नाम रखे। इनको बड़ा प्राइड महसूस, वो तुम्हारे एरिया का था ही नहीं, तुम्हारी जमीन का, वो तो बाहर का था। ये चीज है। नॉर्थ ईस्ट में जो रीजनल इंसर्जेंसी, जैसे मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, और मणिपुर की प्रॉब्लम डराने वाली है दोस्तों, अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मणिपुर में भी जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो सबसाइड हो गए थे, वो सर उठा रहे हैं। प्रॉब्लम बगल में म्यांमार में जो इंसर्जेंसी है, म्यांमार में सिविल वॉर है, उसकी वजह से भी इसको बल मिल रहा है। नॉर्थ ऑफ इंडिया में भी प्रॉब्लम है, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, जो कहीं ना कहीं सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से ये डेंजरस है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। अभी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वैसे यहां पे दिक्कत है, FATF की रिपोर्ट बताती है। लेकिन भारत की तारीफ भी की है कि जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वही है ना, ब्लैक का पैसा व्हाइट, और ये सारा का सारा पैसा कैसे आता है? सारा का सारा पैसा आतंकवादियों को जाता है। जो भी अब ब्लैक का पैसा होता है वो सब इसी टेरर फंडिंग में जाता है। अब न्यू दिल्ली ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग सिस्टम, ये बनाया है बहुत सारे, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब भारत ने काफी हद तक इस पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ा है, लोगों को गिरफ्तार किया है, आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन फिर भी नेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इससे पूरी दुनिया साथ में आएगी और पूरी दुनिया शेयर करती रहती है, यहां खतरा है, वहां खतरा है, इसको आप पकड़िए। ऑफेंस को प्रेडिकेट करने की बात है, इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल्स को उनके एसेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो उसको कुर्की कर दो। मतलब आप ये समझिए कि अगर ये साबित हो गया वो आतंकवादी है, तो फिर पैसे से एकदम एसेट सब सीज कर लो, और लीगल स्ट्रक्चर्स का मिसयूज ना होने पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में भी जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और जो टारगेट फाइनेंशियल सैंक्शंस है उसको भी देखना पड़ेगा, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी भी। साथ ही साथ ये बोला कि अभी जैसे प्रोसिक्यूशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी तेजी आनी चाहिए, इसमें भी बहुत ये इट इज इंपॉर्टेंट। भारत ने पिछले 2 से 3 सालों में काफी सक्सेस अचीव की है। जैसे जम्मू कश्मीर, कमाल की बात है कि जम्मू में हमले हो रहे हैं, कश्मीर में हमले हो ही नहीं सकते। कश्मीर में इसलिए हमले नहीं हो सकते क्योंकि आर्मी ने इतनी तगड़ी पैठ वहां पे बना ली है, जो ग्रिड सिस्टम उसने उन्होंने इंस्टॉल किया, इतने सालों से आर्मी वहां पे काम कर रही है कि कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जम्मू में कभी हमले हुए नहीं, तो जम्मू में को ये लोग टारगेट कर। और आपको पता ही कि जम्मू कश्मीर में भी कल काउंटिंग थी, इलेक्शन है, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए पिछले 2 सालों में, ऑन साइट विजिट हुई, इनिशिएटिव्स हमने देखे, जैसे इन्वेस्टिगेशन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन, या फिर जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर मान लीजिए कोई MLA रिक्वेस्ट करता है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करना, नए मैकेनिज्म, तो एक तरीके से ये एप्रिसिएशन की बात है। ठीक है, FATF ने ये माना है
कि ये जो भारत ने किया ये बहुत अच्छा किया है और भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी इंप्रूव किया है जो FATF स्टैंडर्ड के एकदम साथ अलाइन करती है। मतलब जो एक देखिए एक स्टैंडर्ड होता है यूनिवर्सल, क्या आप उसके साथ है, क्या आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है, भारत ने बनाई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यह बोला है कि आपको और ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लगातार जितने ये ग्रुप्स है ना, ये लगातार कोशिश में है कि भारत को तोड़ा जाए। ठीक है, NIA, जब से NIA और ED, NIA पर्टिकुलरली जब से 2009 के बाद से ये बनी है, 2008 में 26/11 हुआ और उसके बाद से NIA ने कमाल का काम किया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसके बाद भारत में कश्मीर एरिया में हमले हुए हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया आप देखो तो इसमें हमले नहीं हुए। फिर ED का भी अच्छा काम रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त काम रहा है। कोई भी ऐसी, क्योंकि देखिए अगर आप पैसे को, मनी ट्रेल को खत्म कर दोगे, और FATF यही कह रहे हैं, FATF का काम ही मनी को ही देखना है। मनी ट्रेल को अगर आप खत्म कर दोगे ना तो कमर टूट जाएगी। जब पैसे ही नहीं रहेंगे, फंडिंग ही नहीं रहेगी, तो कैसे हमला कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, तो इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको भारत कैसे तोड़ रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से। ED जांच एजेंसियां पकड़ रही हैं, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर रही हैं, तो इसीलिए FATF ने काफी तारीफ की है। और अगर FATF की बात करें, 1989 में बना था, G7 को एक्सपैंड किया, इसी के अंडर FATF बनाया गया। पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इसमें सारी दुनिया को साथ में लाते हैं। इसमें बेसिकली मेन टेरर फंडिंग को रोकना है, मेन काम, कि टेरर फंडिंग ना हो। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दो कि अमेरिका डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। FATF ने अपनी वही है कि टेरर फाइनेंसिंग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो शुरुआत में तो पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन 2001 में क्योंकि भाई 9/11 हुआ, अमेरिका ने बोला, अमेरिका ने प्रेशर बनाया, टेरर फाइनेंसिंग देखो, क्योंकि अलकायदा को इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो फिर टेरर फाइनेंसिंग भी इन्होंने तुरंत अक्टूबर 2000 जैसे ही यहाँ पे जॉर्ज बुश ने वॉर ऑन टेरर छोड़ा, जॉर्ज बुश ने ये भी बोला कि ये तुरंत इसमें टेरर फाइनेंसिंग, और जो भी देश इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो अमेरिका सपोर्ट करता था पाकिस्तान को कि फैला दो आतंकवाद, लेकिन जितने भी देश सपोर्ट कर रहे हैं उनको या तो ग्रे लिस्ट में डालो या फिर ब्लैक लिस्ट में डालो। तो अप्रैल 2012 में इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी इन्होंने FATF ने एक्ट किए। अब 2 लिस्ट है। ग्रे लिस्ट एक वार्निंग की तरह है, ठीक है ना, इसमें जो सेफ हेवन है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करती हैं, वो इसमें ग्रे लिस्ट में आता है और एक वार्निंग है ये। अब आप आ सकते हो, जा सकते हो। ब्लैक लिस्ट जो है ये वार्निंग नहीं है, इसमें टेरर फंडिंग को रोकना है। सबूत दिए जाते हैं कि हां आप टेरर फंडिंग कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, और इसमें समझ लीजिए कि अगर कोई देश आया तो पैसे वैसे उनको कुछ नहीं मिलते। ठीक है, पाकिस्तान कई बार ब्लैक लिस्ट में आता जाता रहता है क्योंकि टेरर फंडिंग के ऊपर आरोप लगता है। तो ये लेक्चर था, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन भारत ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। खुश रहे, पढ़ते रहे। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग को। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आप डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।